जैसे ही उस नवजात बच्चे ने दूध के लिए बिलखना शुरू किया, वैसे ही सब सहम गए। हर बार उस बदनसीब का रोना सबके लिए तूफान के आने की सूचना देने लगता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही संगीता पर जैसे पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है। वह चीख चीख कर अपने बाल नोचने लगती है। मासूम रिया और जिया अपनी माँ की इस हालत को देखकर सहमी सी सिसकने लगती हैं। ऐसे में विक्रम की समझ में कुछ नहीं आता कि वह क्या करे। उस 10 दिन के नवजात के लिए दूध की बोतल तैयार करे, अपनी पत्नी संगीता को संभाले, या डरी सहमी बेटियों पर प्यार से हाथ फेरे। संगीता का पागलपन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन तो उसने अपने इस नवजात शिशु को उठाकर पटकने की कोशिश भी की थी। दिन पर दिन स्थिति संभलने के बजाय विक्रम के काबू से बाहर होती जा रही थी। वह नहीं जानता था कि कैसे और कब तक वह अपनी मजदूरी छोड़ घर पर रहकर इतने लोगों के भोजन का जुगाड़ कर पाएगा, संगीता का इलाज करवा पाएगा और दीक्षित दंपति से कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा। आज उसके परिवार की इस हालत के लिए दीक्षित दंपति ही तो जिम्मेदार हैं। विक्रम जानता था कि एक कपड़ा मिल में दिहाड़ी पर मजदूरी करके वह कभी भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाएगा जिससे संगीता का अच्छा इलाज हो सके, और इसके साथ बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा और विवाह आदि की जिम्मेदारियां भी निभाई जा सकें। उस पर कोर्ट कचहरी का खर्चा, इन सब के बारे में सोचकर ही वह सिहर उठता। इन सब प्रश्नों के ऊपर है इस नवजात शिशु के जीवन का प्रश्न, जो इस परिवार के लिए दुखों की बाढ़ लेकर आया है, जबकि इसी नवजात से उन सबके जीवन में सुखों और खुशियों की बारिश होने वाली थी। पता नहीं कहाँ क्या चूक हो गई, जो उनके सब सपने टूटकर ऐसे बिखर गए कि उन टूटे सपनों की किरचें इतनी जिंदगियों को पल पल लहूलुहान कर रही हैं। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ महीने पहले तक विक्रम का छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार था। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी बखूबी चला रहे थे। मिल मजदूरों की बस्ती के सामने ही सड़क पार धनवानों की आलीशान कोठियाँ हैं। उन पैसे वालों के घरों में आए दिन जन्मदिन, किटी पार्टियाँ जैसे छोटे बड़े समारोह आयोजित होते रहते हैं। ऐसे में 40-50 लोगों का खाना बनाने के लिए कोठियों की मालकिनों को अक्सर अपने घरेलू नौकरों की मदद के लिए खाना पकाने वालियों की ज़रूरत रहती है। संगीता इन्हीं घरेलू अवसरों पर कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। ऐसे में मिलने वाले खाने, पैसे और बख्शीश से संगीता अपनी गृहस्थी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटा लेती थी। पिछले साल लाल कोठी में रहने वाले दीक्षित दंपति ने एक छोटे से कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए संगीता को अपने घर बुलाया था। संगीता सुबह सुबह ही रिया और जिया को अच्छे से तैयार करके अपने साथ लाल कोठी ले गई थी। उस दिन संगीता और उसकी बेटियां ढेर सारी पूड़ियाँ, हलवा, चने, फल, मिठाई, पैसे आदि से लदी हुई लौटी थीं। तीनों की जबान श्रीमती दीक्षित का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उनकी बातें सुनकर विक्रम ने हंसते हुए कहा था, सब पैसों का खेल है, पैसा हो तो दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। संगीता थोड़ी भावुक हो गई, बोली, पैसे वालों के भी अपने दुख हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता है, करोड़ों में खेलने वाले, बंगले और गाड़ियों के मालिक दीक्षित दंपति निसंतान हैं। शादी के 15 साल बाद भी उनका घर आंगन सूना है। यही दुनिया है। अब छोड़ो इस किस्से को। तुम तीनों तो खूब तरमाल उड़ा कर आ रही हो, जरा इस गरीब का भी ख्याल करो। तुम्हारे लाए पकवानों की खुशबू से पेट के चूहे भी बेचैन हो रहे हैं। विक्रम ने बात बदलते हुए कहा। संगीता तुरंत विक्रम के लिए खाने की थाली लगाने लगी और रिया और जिया अपने अपने उपहारों को सहेजने में लग गईं। अगले ही दिन श्रीमती दीक्षित ने अपने नौकर को भेजकर संगीता को बुलवाया था। संदेश पाते ही संगीता चल दी। वह खुश थी कि जरूर कोठी पर कोई आयोजन होने वाला है। ढेर सारा बढ़िया खाना, पैसे, उपहारों की बात सोच सोचकर उसके चेहरे की चमक और चाल में तेजी आ रही थी। संगीता जब लाल कोठी पहुंची तो उसे मामला कुछ गड़बड़ लगा। श्रीमती दीक्षित बहुत उदास और परेशान सी लगीं। संगीता ने जब बुलाने का कारण पूछा तो वे कुछ बोली नहीं, बस हाथ से उसे बैठने का इशारा भर किया। संगीता बैठ तो गई, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए श्रीमती दीक्षित ने बताना शुरू किया, हमारी शादी को 15 साल हो गए।
लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इस बीच 2 बार उम्मीद बंधी थी, लेकिन टूट गई। विदेशी डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब तो डॉक्टरों ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। संतान की कमी हमें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। संगीता को लगा श्रीमती दीक्षित ने अपना मन हल्का करने के लिए उसे बुलवाया है। संगीता तो उनका यह दर्द कल ही उनकी आंखों में पड़ चुकी थी। वह सब कुछ चुपचाप सुनती रही। संगीता, तुम तो समझ सकती हो, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। इस अनुभव के बिना एक औरत स्वयं को अधूरा समझती है। आप ठीक कहती हैं बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाली हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपके सूने जीवन में बाहर ले आए। श्रीमती दीक्षित के दुख में दुखी संगीता को स्वयं नहीं पता वह क्या कह रही थी। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, कहकर श्रीमती दीक्षित चुप हो गईं। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? संगीता असमंजस में पड़ गई। तुम अपनी छोटी बेटी जिया को मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें तो कुदरत ने 2 बेटियां दी हैं, श्रीमती दीक्षित एक ही सांस में कह गईं। यह सुनते ही जैसे संगीता के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चला था। वह बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, बीबी जी, आप मुझ गरीब से कैसा मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं संगीता, यह कोई मजाक नहीं। हम सचमुच तुम्हारी जिया को पूरी कानूनी कार्यवाही के साथ अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। संगीता के सामने कीमती कपड़ों और गहनों से लदी एक धनवान औरत आज अपनी झोली फैलाए बैठी थी। लेकिन वह न तो उसकी खाली झोली भर सकती थी और न ही अपनी झोली पर गुमान ही कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। श्रीमती दीक्षित जानती हैं कि उन्होंने एक माँ से उसके दिल का टुकड़ा मांगा है, लेकिन वे भी क्या करें। अपने सूने जीवन और सूने आंगन में बाहर लाने के लिए उन्हें मजबूर होकर ऐसा फैसला लेना पड़ा है, वरना सालों से वे किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने के लिए भी कहाँ तैयार हो रहे थे। कल जिया को देखकर पता नहीं कैसे उनका मन इसके लिए तैयार हो गया था। उन्होंने संगीता की गरीबी पर एक भावुकता भरा पैंतरा फेंका। संगीता, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बेटी बंगले में पहुंच जाए और राजकुमारी जैसा जीवन जिए? हम गरीब हैं बीबी जी, हमारे जैसे साधन वैसे ही सपने। हमें तो सपनों में भी फाके और अभाव ही आते हैं। संगीता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इसलिए कहती हूँ कि कीमती सपने देखने का एक अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठा और अपनी छोटी बेटी मेरी झोली में डाल दे। श्रीमती दीक्षित ने फिर अपना पक्ष रखा। कोई कितना भी गरीब क्यों न हो बीबी जी, अपनी ज़रूरत के वक्त गहना जमीन बर्तन आदि बेचेगा, पर औलाद तो कोई नहीं बेचता ना। कहते हुए संगीता उठकर चल दी। ऐसी कोई जल्दी नहीं है संगीता, तू अपने आदमी से भी बात कर, हो सकता है उसे हमारी बात समझ में आ जाए। श्रीमती दीक्षित ने संगीता को रोकते हुए कहा, नहीं बीबी जी, मर्द से क्या पूछना है। हमारी बेटियां हमारी जिम्मेदारी बेशक हैं, बोझ नहीं हैं। मैं तो कुछ और ही सोचकर आई थी। कहते हुए संगीता तेज कदमों से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही संगीता रिया और जिया को सीने से चिपका कर फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वह कुछ पूछता इससे पहले संगीता ने ही उसे सारी कहानी सुना दी। सब सुनकर विक्रम को अपनी गरीबी पर झुंझलाहट हुई। फिर भी अपने को संयत कर उसने संगीता को समझाया कि जब वह अपनी जिया को देने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन मन ही मन वह डर रहा था कि पैसे वालों का क्या भरोसा, कहीं जिया को अगवा कर विदेश ले गए तो वह कहाँ फरियाद करेगा और कौन सुनेगा उस गरीब की। वह रात संगीता और विक्रम पर बहुत भारी गुजरी। कितने ही बुरे बुरे ख्याल रात भर उन्हें परेशान करते रहे। उनका प्यार और जिया का भविष्य रात भर तराजू में तुलता रहा। रात भर आंखें डबडबाती रहीं, दिल डूबता रहा। सुबह होते ही दीक्षित साहब ने विक्रम को कोठी पर बुलवाया। बुलावे के नाम पर तिलमिला गया और वहां पहुंचते ही चिल्लाया, नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी, नहीं चाहता मैं कि मेरी बेटी राजकुमारी सा जीवन जिए। आप इतने ही दयावान हैं तो दुनिया भरी है गरीबों से, अनाथों से, हम पर ही इतनी मेहरबानी क्यों? उसकी बात सुनकर दीक्षित दंपति को जरा भी बुरा नहीं लगा। बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे अपने बराबर सोफे पर बैठाया। बड़ी सहजता से उन्होंने पूरी बात समझाते हुए अपनी याचना उसके सामने रखी, लेकिन विक्रम बार बार मना ही करता रहा। तब उन्होंने विक्रम के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर वह हैरान रह गया।
उसने तो पहले इस बारे में कभी सुना ही नहीं था। दीक्षित दंपति ने विक्रम के सामने संगीता की कोख किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा था। विक्रम का चेहरा बता रहा था कि वह कुछ नहीं समझा है, तो उन्होंने विक्रम को समझाया कि जैसे आजकल हम ज़रूरतमंदों को अपना खून, आंखें दान करते हैं, वैसे ही किसी निसंतान दंपति को संतान का सुख देने के लिए कोख का भी दान किया जा सकता है। ऐसे निसंतान माता पिता को किसी की संतान गोद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे अपनी ही संतान पा सकते हैं। विक्रम तब भी कुछ नहीं समझा, तो दीक्षित साहब ने उसे फिर समझाया। बस तुम इतना समझो कि ऐसे में डॉक्टरों की मदद से संतान के इच्छुक पिता का बीज किराए की कोख में रोप दिया जाता है, जिसे 9 महीने तक गर्भ में रखकर शिशु का रूप देने वाली माँ सैरोगेट मदर कहलाती है। हमारी सरकार ने इसे कानूनी तौर पर वैध भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान वे संगीता के इलाज, दवाइयों, अस्पताल के खर्च के अलावा उसकी खुराक आदि का पूरा ख्याल रखेंगे। संगीता भले ही लड़के को जन्म दे या लड़की को, उन्हें वह बच्चा स्वीकार होगा और वे उसे लेकर विदेश जा बसेंगे। यह सब पूरी लिखापढ़ी और कानूनी कार्यवाही के साथ होगा। संगीता जिस दिन डॉक्टरी प्रक्रिया से गुजरकर गर्भवती हो जाएगी, उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म पर उन्हें 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। दीक्षित साहब ने सब कुछ विक्रम को कुछ इस तरह समझाया कि उसने संगीता को इस काम के लिए राजी कर लिया। एक परिवार का सूना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा और उनका अपना जीवन अभावों की दलदल से निकलकर खुशियों से भर जाएगा। जल्दी ही पूरी डॉक्टरी प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही से गुजरकर विक्रम और संगीता अपनी बेटियों के साथ दीक्षित की कोठी के पीछे नौकरों के क्वार्टर में रहने को आ गए। उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये भी मिल गए थे। समय सपनों की तरह बीतने लगा था। संगीता की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल दीक्षित दंपति रखने लगे थे। संगीता की सेवा के लिए अलग से एक आया रखी गई थी। रिया और जिया अच्छी तरह रहने लगी थीं। विक्रम यह सब देखकर खुश था कि उसका परिवार सुखों के झूले में झूलने लगा था। संगीता अपनी बेटियों के खिले चेहरे को देखकर, अपने पति को निश्चिंत देखकर खुश थी, लेकिन अपने आप से खुश नहीं हो पाती थी। पता नहीं क्यों अपने अंदर पल रहे जीव से वह जुड़ नहीं पा रही थी। उसे वह न अपना अंश लगता था, न उसके प्रति ममता ही जाग रही थी। उसे हर पल लगता कि वह एक बोझ उठाए ड्यूटी पर तैनात है और उसे अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए एक निश्चित समय तक यह बोझ उठाना ही है। भले ही अपनी दोनों बेटियों के जन्म के दौरान संगीता ने बहुत कष्ट व कठिनाइयाँ झेली थीं, तब न डॉक्टरी इलाज था और न अच्छी खुराक ही थी। उस पर घर का सारा काम भी उसे करना पड़ता था, फिर भी उसे वह सब सुखद लगता था। लेकिन अब कदम कदम पर बिछे फूल भी उसे कांटों जैसे लगते थे। अपने भीतर करवट लेता नन्हा जीव उसे रोमांचित नहीं करता था। उसके दुनिया में आने का इंतजार जरूर था, लेकिन खुशी नहीं हो रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका दीक्षित दंपति को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सुबह लगभग 4 बजे का समय था। संगीता प्रसव पीड़ा से बेचैन होने लगी। घबराया सा विक्रम दौड़कर कोठी में खबर करने पहुंचा। संगीता को तुरंत गाड़ी में बिठाकर नर्सिंग होम ले जाया गया। महिला डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेबर रूम में पहुंच गई, जहां संगीता दर्द से छटपटा रही थी। प्रसव पूर्व की जांच पूरी हो चुकी थी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि लेबर रूम से एक नर्स बाहर आकर बोली कि संगीता ने बेटे को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही दीक्षित दंपति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि विक्रम का चेहरा लटक गया कि काश 2 बेटियों के बाद संगीता की कोख से जन्म लेने वाला यह उनका अपना बेटा होता। लेकिन पराई अमानत पर कैसी नज़र। विक्रम अपने मन को समझाने लगा। गुलाबी रंग के फर वाले बेबी कंबल में लपेटकर लेडी डॉक्टर जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आई, श्रीमती दीक्षित ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। संगीता ने आंखों में आंसू भरकर मुंह मोड़ लिया। दीक्षित साहब ने धन्यवाद स्वरूप विक्रम के हाथ थाम लिए। जहां दीक्षित साहब के चेहरे पर अद्भुत चमक थी, वहीं विक्रम का चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी श्रीमती दीक्षित चिल्लाईं, डॉक्टर बच्चे को देखो। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। बच्चे का शरीर अकड़ गया। नर्सें बच्चे को लेकर आईसीयू की तरफ दौड़ीं।
डॉक्टर भी पीछे पीछे थे। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पल भर में ही आईसीयू के बाहर खड़े चेहरों पर दुख की लकीरें खिंच गईं। एक डॉक्टर ने बाहर आकर बड़े ही दुख के साथ बताया कि बच्चे की दोनों टांगें बेकार हो गई हैं। बहुत कोशिश के बाद उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य बच्चे की तरह होगा या नहीं, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से यह सब हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही दीक्षित दंपति के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। विक्रम को वहां छोड़कर वे वहां से चले गए। एक पल में आया तूफान सबकी खुशियां उड़ा ले गया था। 3 दिन बाद संगीता की नर्सिंग होम से छुट्टी होनी थी। नर्सिंग होम का बिल और संगीता के नाम 2 लाख रुपए नौकर के हाथ भेजकर दीक्षित साहब ने कहलवाया था कि वे आउट हाउस से अपना सामान उठा लें। पैसे वालों ने यह कैसा सौदा किया था। पत्नी की कोख का सौदा करने वाला विक्रम अपने स्वाभिमान का सौदा न कर सका। उसे वे 2 लाख रुपए लेना गवारा न हुआ। उसने पैसे नौकर के ही हाथ लौटाकर अमीरी के मुंह पर वही लात मारी थी जो दीक्षित परिवार ने संगीता की कोख पर मारी थी। नर्सिंग होम से छुट्टी के समय नर्स ने जब बच्चा संगीता की गोद में देना चाहा तो वह पागलों की तरह चीख उठी, यह मेरा नहीं है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर भी इस निर्जीव से मांस के लोथड़े से वह न तो कोई रिश्ता जोड़ पा रही थी और न ही तोड़ पा रही थी। उसकी छाती में उतरता दूध उसे डंक मार रहा था। उसके परिवार के भविष्य पर अंधकार के काले बादल छा गए थे। उस दिन जब विक्रम आउट हाउस से अपना सामान उठाने गया तो कोठी के नौकरों से पता लगा कि दीक्षित दंपति तो विदेश रवाना हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।